एस्मा एलर्जी का ही रूप है, जिसमें फेफड़ों में एलर्जी हो जाती है, जिसके वजह से फेफड़ों की नलियों में सिकुड़न और सूजन आ जाती है। ऐसे तो ये आमतौर पर कॉमन बीमारी है, दुनिया भर में लगभग 10% लोग इससे पीड़ित हैं। पर अगर इसका सही से और समय पर इलाज ना किया जाए तो आगे चल के गंभीर रूप भी ले सकता है। बट प्रॉपरली मैनेज एस्मा में पेशेंट को आमतौर पर दिक्कतें नहीं आती, वो अपनी जो लाइफ़स्टाइल है, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही नॉर्मली जी सकता है। अस्थमा के कई प्रकार होते हैं, जो सबसे कॉमन प्रकार है वह एलर्जिक अस्थमा है, जिसमें मरीज को वातावरण में कई सारे एलर्जेंस या जो ट्रिगर्स होते हैं उससे एलर्जी हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ प्रकार के अस्थमा होते हैं जैसे इस्नोफिलिक अस्थमा या ओबेसिटी इंड्यूस अस्थमा या एडल्ट ऑनसेट अस्थमा वो या एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा ये सब माइनर प्रकार हैं। जो सबसे कॉमन हमारे देश में है वो एलर्जिक अस्थमा है, जिसमें कि आमतौर पर बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं जिससे पेशेंट को फेफड़ों में सिकुड़न और सूजन आ जाती है, पेशेंट की सांस की नलियाँ पतली हो जाती हैं, जिससे उसे सांस फूलना, खाँसी आना ये सब लक्षण होने लगते हैं और वो अस्थमा हो जाता है। अस्थमा में 2 खास बातें होती हैं, जो सिम्पटम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो वैरी करते हैं। कभी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, कभी बीच में नॉर्मल होगा। जो दिक्कतें होती हैं मेनली उसको सांस फूलना, खाँसी आना, सीने में जकड़न होना, सीटी जैसी आवाज़ें आना, कई बार आमतौर पर पेशेंट साँस लेता है तो उसके अंदर से साय-साय की सीटी जैसी आवाज़ें आती हैं। खाँसी लंबे समय तक रह सकती है, जैसे बार-बार जब मौसम चेंज होता है तो पेशेंट को खाँसी हो जाएगी और वो खाँसी सही होने में काफ़ी लंबा टाइम लेगी और जब भी वो चलेगा-फिरेगा तो उसकी साँस फूलेगी। आमतौर पर ये लक्षण बदलते रहते हैं, कभी मौसम बदलने पे ज़्यादा हो जाएँगे, कभी बीच में ठीक हो जाएँगे, कभी सुबह के समय ज़्यादा लक्षण होंगे, दोपहर को कम हो जाएँगे या रात में बढ़ जाएँगे। तो दिन पर दिन भी बदलते हैं और मौसम के हिसाब से भी बदलते हैं। मेनली तो इसका जेनेटिक प्रेडिस्पोज़िशन है, मतलब हमें जेनेटिकली अस्थमा होने की टेंडेंसी होती है। हमारे अंदर कुछ ऐसा जेनेटिकली जीन्स होते हैं जिससे हमें एलर्जी होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और दूसरा होता है एनवायरमेंटल एक्सपोज़र, मतलब कि जो पॉलन ग्रेन से जो एलर्जेंस हैं, वो हमें उसको ट्रिगर कर देते हैं जिसकी वज़ह से हमारे फेफड़े की नलियों में सिकुड़न और सूजन आ जाती है। आमतौर पर जो एलर्जेंस होते हैं, परागकण हो सकते हैं जिसे हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, जैसे कि कांग्रेस ग्रास या वाइल्ड टाइप के फ्लावर्स के ग्रास, उनसे लोगों को एलर्जी होती है। घर के अंदर बात करें तो डस्ट माइट नाम के छोटे-छोटे कीड़े होते हैं जो हमारे घर के कालीन में, सोफे में, चद्दरों में होते हैं। इनसे आमतौर पर लोगों को एलर्जी होती है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो अगर आपके घर में कारपेट है या पुराना सोफा है, तो उसको टाइमली वैक्यूम क्लीन करा दें या जो पुराने कंबल हैं, इसको धो के धूप में ज़रूर दिखा दें, जिससे डस्ट माइट्स कम रहें आपके घर में। जो दीवारों में कई लोगों के फफूंदी लगती है, मोल्ड्स, उनसे भी एलर्जी हो सकती है। तो अगर दीवार में आपके घर में सीलन है, फफूंदी लग रही है, तो उसको हटाने की कोशिश करें। कॉकरोच एक बहुत कॉमन कारण है एलर्जी होने के। घर में अगर आपके कॉकरोचेस ज़्यादा हैं, तो कॉकरोचेस को हटाने की कोशिश करें। कुछ लोग के घर में पेट्स होते हैं, स्पेशली बर्ड्स, तो अगर आपके घर में कबूतर है या तोता है और आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो आपको डेफिनिटली सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि इसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है कि पैरट और पिजन, कबूतर और तोता से भी फेफड़े में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा बिल्ली या कुत्ते से भी एलर्जी होती है, बट वो थोड़ी लेस कॉमन है। लेकिन अगर आपके घर में रिसेंटली कोई पेट आया है और उसके बाद आपको दिक्कतें बढ़नी शुरू हुई हैं, तो डेफिनिटली आपको अपने टेस्ट कराएँ। अस्थमा के जो अटैक्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। कुछ लोगों को माइल्ड अटैक आते हैं, मतलब उनको हल्की-फुल्की साँस फूलेगी, खाँसी आएगी या साथ में बुखार आएगा, खाँसी में बलगम आएगा। बट कुछ लोग को सीवियर एक्ज़र्वेशन हो सकते हैं या गंभीर अटैक भी हो सकते हैं और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इनफैक्ट अस्थमा से हर साल कई सारे लोगों की जान भी जाती है। तो अस्थमा एक्ज़र्वेशन गंभीर भी हो सकते हैं, इससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए इसको लाइटली ले लेना चाहिए। जब भी आपको अस्थमा अटैक जैसे लगे या आपको अपने जो डे टू डे के लक्षण है, बैकग्राउंड में आपको पता होगा कि आप इतना चल पाते हैं या आपको इतनी खाँसी है, जब भी वो आपको बढ़ते हुए दिखें कि अचानक से आपकी साँस बढ़ गई है, आपको अस्थमा है और अचानक से आपकी साँस बढ़ गई है या अचानक से आपकी खाँसी बढ़ गई है, बलगम आना बढ़ गया है, सीने में जकड़न होने लगी है, सीटी जैसी आवाज़ें आने लगी हैं, तो आपको ज़रूर दिखाना चाहिए। घर पे आप पहला चीज़ ये कर सकते हैं कि जो आपके इन्हेलर्स हैं, अगर आप उसको 1 बार 2 बार ले रहे हैं, तो उसी को आप एक्स्ट्रा पफ्स ले सकते हैं बीच में। जैसे कॉमनली जिन लोग को इन्हेलर्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, आप अटैक के दौरान उसकी एक्स्ट्रा डोज़ेस इमीडिएट क्योर के लिए ले सकते हैं। बट उसके बाद आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक्स्ट्रा डोज़ेस लेते ही चले जाएँ। वो सिर्फ टेम्परेरी इमीडिएट रिलीफ के लिए होता है। टेम्परेरीली उसको आप ले लीजिए एक्स्ट्रा डोज़ेस स्पेसर के साथ
और उसके बाद आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि सीवियर एक्ज़िबिशन जो होते हैं अस्थमा के गंभीर अटैक, वो जानलेवा भी हो सकते हैं। एक बात ये समझने वाली है कि पहले तो हमें प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए कि ये अस्थमा ही है या कुछ और है। अगर आपको डेफिनिटली अस्थमा है, एक डॉक्टर ने आपको देख के पीएफटी करके डायग्नोसिस बनाया है, अस्थमा का जो डायग्नोसिस है वो हिस्ट्री मतलब आपके लक्षणों के आधार पे भी होता है और आपकी जाँचों के भी आधार पे होता है, जिसमें सबसे मुख्य जाँच होती है उसको पीएफटी बोलते हैं, जैसे कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री, तो उसके आधार पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं। तो अगर आपको किसी रेस्पिरेटरी के डॉक्टर, चेस्ट के डॉक्टर ने देख के अस्थमा का डायग्नोसिस बनाया है, तो फिर आपको इन्हेलर लेना चाहिए, क्योंकि इन्हेलर अस्थमा के लिए सबसे कारगर दवाई है। इनफैक्ट सबसे बेस्ट दवाई भी है, क्योंकि इसमें जो दवाइयों के डोजेज़ है वो बहुत कम होती है और ये बॉडी के अंदर नहीं जाते, जस्ट लंग पे काम करते हैं और जिस वजह से इनके साइड इफेक्ट मिनिमम या ना के बराबर होते हैं। बाकी कितनी डोज़ लेनी है ये आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जैसे अस्थमा भी अलग-अलग होता है, कुछ लोगों को माइल्ड होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा सीवियर होता है, कुछ लोगों को बहुत सीवियर होता है। तो उस हिसाब से इन्हेलर्स की डोज़ेज़ हम लोग घटाते बढ़ाते रहते हैं और उसको मिनिमम पॉसिबल डोज़ेज़ पे रखना होता है, जिस डोज़ पे आपके सिम्पटम्स कंट्रोल हों। 2 चीज़ें यहाँ समझने वाली हैं कि इन्हेलर्स कई प्रकार के आते हैं। 2 मेन 2 टाइप होते हैं, एक गैस वाले जिसको हम पंप या एमडीआई बोलते हैं और दूसरे कैप्सूल वाले जिसको आम तौर पर लोग रोटाकैप बोलते हैं। तो जब पंप वाले इन्हेलर मरीज लेता है तो ये ध्यान ज़रूर रखना है कि पंप वाले इन्हेलर को हमेशा स्पेसर लगा के लें। मैक्सिमम लोगों में जो गलती मुझे देखने को मिलती है सभी लोगों को वो ये है कि पंप वाले इन्हेलर लोग डायरेक्ट मुँह में लगा के लेते हैं, जिसकी वजह से वो डोज़ फेफड़े तक नहीं पहुँच पाती है और उसका सही इफ़ेक्ट नहीं हो पाता और वो दवा मुँह में ही रह जाती है, जिससे उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो अगर आपको पंप वाला इन्हेलर दिया जा रहा है, एमडीआई वाला दिया जा रहा है, तो ट्राई करें कि उसको स्पेसर के साथ ही लें, नहीं तो कैप्सूल और इन्हेलर भी आप ले सकते हैं, जो भी दोनों में से आपको सूट करे वो ले सकते हैं, दोनों में दवाइयाँ सेम हैं। अगर अटैक आ गया है और आपके पास इन्हेलर नहीं है, तो पहली चीज़ तो ये करें कि आप हेल्प के लिए कॉल करें सबसे पहले, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो सबसे पहले घर में जो भी या नियर बाय जो भी लोग हैं, वो इमीडिएटली एम्बुलेंस जो सर्विसेज़ हैं 112 या नियर बाय जो भी हेल्प है, उसको कॉल करें। तो जब तक एम्बुलेंस आती है, तब तक के लिए आपको पेशेंट को कम्फर्ट करना पड़ेगा, वो पैनिक ना करें, वो परेशान ना हो, उसको कंफर्टेबली लेटाएँ, पॉसिबली उसको लैटरल पोज़ीशन में लेटाएँ, मतलब करवट लेके लेटाएँ, पीठ के बल मत लेटाएँ, थोड़ा करवट लेके लेटाएँ, कंफर्टेबल पोज़ीशन पे लेटाएँ और उसको कम्फर्ट करने की कोशिश करें, जिससे वो पैनिक ना करे, जितना पैनिक करेगा उससे उसकी उतनी ज़्यादा साँस फूलेगी। अगर आपके आस-पास ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था है, ऑक्सीजन सिलेंडर या कई लोगों के पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन है, तो उसको लगा सकते हैं। अगर पेशेंट को ब्रीथिंग स्टॉप हो गई है, अस्थमा का ऐसा अटैक आ रहा है कि ब्रीथिंग स्टॉप हो गई है, तो अगर आपको सीपीआर आता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन किसी को पता है, तो वो स्टार्ट नीड कर सकते हैं अगर पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है। लेकिन अगर आपके पास ये सब रिसोर्सेज़ नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको हेल्प कॉल करना इम्पोर्टेंट है और जब तक हेल्प नहीं आ रही, तब तक पेशेंट को एट लीस्ट काम और रिलैक्स जब बच्चों में अस्थमा होता है, तो कुछ बच्चे जब बड़े होते हैं, तो वो अस्थमा खत्म हो जाता है। बट आम तौर पर मैक्सिमम लोगों का अस्थमा जड़ से खत्म नहीं होता, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अस्थमा के लक्षण वेरी करते हैं। कभी कम हो जाएँगे, कभी ज़्यादा हो जाएँगे, कभी 1-2 महीने में मरीज़ एकदम नॉर्मल रहेगा, कभी बीच में उसकी दिक्कत बढ़ जाएगी। बट ये बीमारी जड़ से नहीं जाती, जैसे और क्रोनिक डिज़ीज़ जैसे शुगर है, बीपी है, तो इसकी दवाइयाँ भी लोग खाते रहते हैं। ऐसे ही अस्थमा के लिए इन्हेलर्स यूजुअली लाइफ लॉन्ग चलाने चाहिए। हाँ, कुछ बच्चों में बड़े होने पे अस्थमा कभी-कभी देखने में आता है कि खत्म हो जाता है, बट एडल्ट्स में इन्हेलर्स चलने चाहिए। लेकिन हाँ, इन्हेलर्स की डोज़ एज़ पर नीड जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि मिनिमम पॉसिबल डोज़ पे रखते हैं। जब लक्षण नहीं होते हैं, तो हम डोज़ेज़ को कम कर लेते हैं, एकदम मिनिमम डोज़ पे रख देते हैं। जैसे लक्षण बढ़ते हैं, तो हम डोज़ेज़ को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए आप अपने जो चेस्ट के डॉक्टर हैं, रेस्पिरेटरी डॉक्टर हैं, उनके संपर्क में रहिए। डोज़ेज़ जितनी रिक्वायरमेंट है, उतनी वो अपने हिसाब से सोच के या सेट करके देंगे। अस्थमा के रोग को सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये पहचानने की कोशिश करें कि उसके ट्रिगर कौन-से हैं। ट्रिगर मतलब किस चीज़ से उनके लक्षण बढ़ते हैं। जैसे हमने बोला कुछ लोगों के लक्षण मौसम बदलने में बढ़ते हैं, कुछ लोग के लक्षण डस्ट एक्सपोज़र बढ़ते हैं, कुछ लोग बोलते हैं जब हम घर में डस्टिंग करते हैं, झाड़ू या चद्दर झटकते हैं या वैक्यूम करते हैं तो बढ़ जाते हैं, कुछ लोग के पेट से बढ़ते हैं। तो आप अपने ट्रिगर को पहचानने की कोशिश करें कि आपका ट्रिगर क्या है। यूजुअली ऐसा हर केस में संभव नहीं हो पाता, लेकिन आप अगर पहचान सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमेशा आपको अपने ट्रिगर्स पता होने चाहिए कि ये पॉसिबल एलर्जन है 5-6 और हमें इनसे बचाव करना है। उसके बाद भी आपको एक्ज़र्वेशन होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें और बिना बताए अपने मन से अपने इन्हेलर्स बंद मत करें, क्योंकि ऐसा में लक्षण ऊपर-नीचे होते हैं, बढ़ते-घटते रहते हैं।
बट बीमारी परसिस्टेंट रहती है, फेफड़ों की नलियों में सिकुड़न हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए आपको इन्हेलर्स बिना बताए या बिना डॉक्टर से पूछे बंद नहीं करना चाहिए। उसको आप कम कर सकते हैं, मिनिमम पॉसिबल डोज़ेज़ में कर सकते हैं, बट थोड़ा इन्हेलर्स आपको कंटीन्यूअसली लेने पड़ेंगे।